श्रोताओं नमस्कार। हमारे बीच अक्सर कभी साहित्यकार आते हैं, कभी विभिन्न क्षेत्रों के जिन्होंने उस विषय में काफ़ी कुछ किया है और कई विधाओं में लगातार काम करते हैं। हमारी मुलाकात उनसे होती रहती है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही साहित्यकार हैं श्री अमन वर्मा, जो लेखनी से तो साहित्यकार है, लेकिन उनका पद है वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आगरा मंडल आगरा में। जी हाँ, रेलवे के बड़े अधिकारी हैं, लेकिन अपने व्यस्तम समय सीमा में कुछ समय निकालते हैं साहित्य के लिए, क्योंकि साहित्य उनकी पसंद भी है। अमन जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। ये बताएं अमन जी कि आपकी लेखनी किन किन विषयों में चली है और क्या क्या आपने सृजित किया है। पहले मैं बता देता हूँ, मैंने 6 किताबें अब तक लिखी हैं जो पब्लिश हुई हैं। 6 किताबों में से जो पहली पुस्तक थी मेरी, उसका नाम था हम ख्वाब। ये एक उपन्यास था और ये उपन्यास आधारित है टुंडला। मेरी टुंडला में पोस्टिंग रही, पहली पोस्टिंग टुंडला ही थी। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक कोई स्त्री है तो किस तरह से जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उसकी पति की मृत्यु हो जाती है, तो बहुत बार देखा है जाता है कि लोग टूट जाते हैं किसी बड़े करीबी की मृत्यु पर जी। लेकिन वो उसका क्या उपाय निकालती है, वो लड़की किस तरह से जीवन को नया आयाम देती है, वो किस तरह से बच्चों को स्कूल अंडर ब्रिज के तहत बच्चों को पढ़ाना चालू करती है, सकारात्मक संदेश देती है। तो इस पर ये उपन्यास था और उसमें कैसे 3 मित्र हैं, उसमें आपस में किस तरह की उनकी दोस्ती है। जो आप देखते हैं आम जीवन में, जो एक कस्बा, छोटा सा कस्बा है टुंडला, तो एक छोटे से कस्बे में किस तरह से जीवन चलता है, जैसे वहाँ की दुर्गा पूजा हो गई या अन्य चीजें हो गई, वो सारा चित्रण इसके बाद आपने क्या लिखा? इसके बाद जो दूसरा उपन्यास मैंने लिखा था वो था इश्क़े शहादत। दूसरी भी उपन्यास? हाँ, दूसरा भी उपन्यास। इसके बाद तीसरी कृति थी, तीसरा भी उपन्यास ही थी। तीसरी कृति थी फिनिक्स, ये भी उपन्यास ही था। ये इलाहाबाद पर आधारित था, प्रयागराज पर। तो प्रयागराज के कुंभ मेले का बड़ा सटीक चित्रण है इसमें, आपको पढ़िएगा जी। हाँ। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या लिखा आपने? उसके बाद जो चौथी कृति थी मेरी, वो थी जिजीविषा। ये एक काव्य संग्रह है, काव्य संकलन है। इसमें अलग अलग किस्म की कविताएं हैं, इसमें कुछ गजल भी हैं और अलग अलग तरह की जो कविताएं आती हैं वो सब हैं, अलग अलग विषयों पर केंद्रित हैं, बहुत सारे विषयों पर। आपने प्रतियोगी छात्रों के लिए भी कुछ लिखा है? हाँ, मैंने जो मेरी 6वीं किताब है वो प्रतियोगी छात्रों के लिए, जो छात्र सिविल सेवा में जिनका वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल विषय हिंदी साहित्य होता है, उनके लिए मैंने किताब लिखी थी। क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने मुझसे ये मतलब ये डिमांड की थी, मांग की थी कि सर मेरे जो सिविल सर्विस में अच्छे खासे मार्क्स थे, 364 ये अंक मेरे सिविल सर्विस के एग्जाम में 2011 बैच में हिंदी साहित्य में आए थे। निश्चित रूप से बहुत बड़े ये अंक हैं और इनकी एक अलग महत्ता है। तो उसी वजह से बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों ने, जो मेरे जूनियर थे, उन्होंने कहा कि सर जो आपके पास ज्ञान है उसका हमें भी लाभ मिलना चाहिए, बाकी लोगों को मिलना चाहिए। श्रोताओं, ये यहाँ पर बताना मुझे लगता है जरूरी हो गया है कि आप सिविल सेवा परीक्षा में सन 2011 के सफल अधिकारी हैं। तो आपका एक ये भी पहलू है कि प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ आप लेखन कार्य भी करते हैं। तो आज ये बताएं अमन जी कि आज हमारे श्रोताओं के कविताओं में क्या क्या सुनाना चाहेंगे? कविताओं में मैंने कई तरह की कविताएं लिखी हैं जी। तो सबसे पहले तो मैं एक गजल सुनाना चाहूंगा। स्वागत। एक गजल पहले आपको सबसे पहले सुनाते हैं जी। स्वागत। कि गजल का जो पहला शेर है वो मतला कहलाता है जी। कि उनकी निगाह नाज, उनकी निगाह नाज अजब काम कर गई। क्या बात है! उनकी निगाह नाज अजब काम कर गई। वो जिस तरफ गए मेरी दुनिया उधर गई। क्या बात है! ये लग रहा है कि युवा मन के अंदर जो तमाम भावनाएं हैं उनको आपने शब्दों में बांधा है। ये काफी पहले लिखी हुई गजल है जी। बहुत बढ़िया। अगला शेर था इसका कि बचपन की याद आ गई तस्वीर देख कर। वाह! बचपन की याद आ गई, बचपन की याद आ गई, तस्वीर देख कर मैं ढूंढता रहा मेरी सूरत किधर गई। क्या बात है! मैं ढूंढता रहा मेरी सूरत किधर गई। वाह! और इसका अगला शेर था जी। आपको देखेंगे काफी पुरानी गजल है, पहले लिखी है, लेकिन आप भी देखेंगे कि आज के जमाने में भी ये उतना ही मौजूद है कि दंगे में इस कदर हुआ इंसानियत का कत्ल। दंगे में इस कदर हुआ इंसानियत का कत्ल, मंदिर भी कांप उठा, यहाँ मस्जिद भी डर गई। क्या बात है! ये समाज की हकीकत है। अगला शेर था कि तुम शहरे दिल को यूं ना उजाड़ो ऐ हाकिमो, तुम शहरे दिल को यूं ना उजाड़ो ऐ हाकिमो,
इसको बसाने में हमें मुद्दत गुजर हाँ गई। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा शेर है। एक और जो अगला शेर है इसका जी। कि जो काम कोई ईसाए कामिल न कर सका। जो ईसा बोलते काम- हैं डॉक्टर को, और ईसा इसलिए भी जीसस को बोला जाता है क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि वो छू देते थे, लोग ठीक हो जाते ठीक थे, हो जाते इसलिए बोला जाता है। तो जो काम कोई ईसाए कामिल न कर सका, अदना फकीर की दुआ वो काम कर गई। वाह वाह वाह। और इसका आखिरी शेर है, जिसे मक्ता बोला जाता है, आखिरी शेर है कि नाजा था जिसको देख कर शहजाद ए अमन। आखिरी शेर में शायर का नाम ही आता है। तो नाजा था जिसको देख कर शहजाद ए अमन, हैरत है उसके सर से वो पगड़ी उतर गई। वाह वाह वाह, उनकी निगाह नाज अजब काम कर गई। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा गजल पढ़ी आपने, और इसमें बड़ी गंभीरता भी है, ये बड़ी बात है आपने जी। और क्या फरमाएंगे? एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि जब गौतम बुद्ध अब वापस ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वापस अपने जो उनका कपिलवस्तु नगर था वापस मिलने आए थे अपने पिता से, पत्नी से, उस समय का क्या परिदृश्य है, किस तरह से पति पत्नी के बीच में क्या भाव है, बाकी लोगों के बीच में क्या भाव है, किस तरह से उनकी पत्नी जो यशोधरा थी उन्होंने अपने बेटे को बोला कि अपने पिता से मांगो कि इतने दिन तक तुमने जब दूर रहे हो, तो वो पूरा एक दृश्य है, इसको कविता में मैंने कहा है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। कविता इस तरह है कि है कथा बहुत प्राचीन तथागत लौट नगर में आए। है कथा बहुत प्राचीन तथागत लौट नगर में आए, और सारी नगरी को जीवन के सात्विक वचन सुनाए। वाह। सब आए दर्शन की खातिर, सब आए दर्शन की खातिर, नहीं यशोधरा आई, और तब जाकर भगवान ने खुद ही द्वारे अलख जगाई। भगवान भिक्षुक वेश में ही वहां जाते हैं। हाँ, वहां पहुंचे, और 12 बरस की कठिन परीक्षा। गौतम बुद्ध 12 बरस बाद लौट के आए थे, तो 12 बरस की कठिन परीक्षा, मन में था दुख क्षोभ, और देखा पति को सम्मुख जब, फिर रहा नहीं अवरोध, तो भूखे प्यासे दीनहीन हो जंगल मध्य विचरते। वाह। और ऐसा क्या था जिसकी खातिर मारे मारे फिरते। वाह वाह वाह, यशोधरा का सवाल यही बड़ा था, स्वाभाविक प्रश्न हाँ, है कि ऐसा क्या था कि जो चीज आपको यहाँ नहीं मिल सकती थी भाई, आपको और जो बहुत ही मौलिक प्रश्न है और बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है कि जो चीज आप जंगल में खोज रहे थे यहाँ भी तो वही चीज मिल सकती थी। आपको क्यों ऐसा लगता था कि मैं व्यवधान बनूंगी या कोई और व्यवधान बनेगा? और इसमें बड़ा गंभीर चिंतन आप मुझे लग रहा है। और मौन रहे अमिताभ, गौतम बुद्ध को अमिताभ भी बोला जाता है। मौन रहे अमिताभ, मौन रहे अमिताभ नहीं फिर एक शब्द भी बोले, क्योंकि यशोधरा की बात सत्य थी। बिल्कुल, गौतम बुद्ध ये समझ रहे थे कि उनका कहना ये बड़ा प्रश्न है कि मौन रहे अमिताभ नहीं फिर एक शब्द भी बोले, प्रश्न भी सच्चे थे रानी के सीधे साधे भोले। वाह। महल बाजार या जंगल घाटी, शांति हो चाहे शोर, महल बाजार या जंगल घाटी, शांति हो चाहे शोर, और जहां भी ढूंढो वहीं ही पाओ, सत्य तो है चहुओर। वाह। आप कहीं भी सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत मौलिक प्रश्न है ये। फिर उसके आगे फिर यशोधरा ने क्या किया, उसका जिक्र है कि देख पुत्र की ओर यशोधरा, देख पुत्र की ओर यशोधरा, तब फिर बोली आगे, और यही पिता है कि तुम जिनकी हो संतान अभागे। वाह। देख पुत्र की ओर यशोधरा, तब फिर बोली आगे, और यही पिता है कि तुम जिनकी हो संतान अभागे। और बरस 12वां हुआ पिता थे गए तुम्हारे त्याग, और तब से इनके मन में जागा नहीं तनिक अनुराग। उससे फिर राहुल से बोलती है यशोधरा कि अपने पिता से अपनी वसीयत मांगो, कि मांग वसीयत पिता से अपने जो अनमोल कमाए। हाल ही उन्होंने क्या कमाया, क्या छोड़ा है? मांग वसीयत पिता से अपने जो अनमोल कमाए, और पितृ धर्म का रक्षण करने क्या तेरे हित लाए। क्या लेकर आया तुम्हारे? क्या बात है। ना था कोई सेवक संपत्ति, रतन न कोई माला, कोई आभूषण नहीं था, कोई रत्न नहीं थी, कोई सोने की माला नहीं थी गौतम बुद्ध के पास। ना था कोई सेवक संपत्ति, रतन न कोई माला, और तन में चीवर हाथ पात्र था भिक्षा लेने वाला। वाह वाह। वही उनके पास से दो ही चीजें, इस तन में जो चीवर पहनते तो हाथ में भिक्षा पात्र था उनके। सुना उलाहना रानी का जब धीरे से लब खोले, सुना उलाहना रानी का जब धीरे से लब खोले, और भिक्षा पात्र बढ़ाकर गौतम राहुल से तब बोले, और नहीं रहा मैं सेठ महाजन, नहीं रहा अवनीश, यानी राजा नहीं रहा अब, नहीं रहा मैं सेठ महाजन, नहीं रहा अवनीश, अब पुत्र करो तुम ग्रहण इसे है यही मेरा आशीष। वाह।
और मैं सन्यास मार्ग का राही, यही मेरी अनुभूति, और बतलाऊंगा तुझे पुत्र मैं सत्य मार्ग की रीति। ये तो जरा को उम्मीद नहीं थी कि गौतम बुद्ध उसको भी दीक्षा दे देंगे। तो उसने उलाहने के भाव से बात बोली थी, लेकिन उन्होंने उसको भी दीक्षा देने के लिए अपना अच्छा बात आगे बढ़ा दिया। महल सवारी रत्न आभूषण, नाही माणिक मूंगा, और अर्जित किया है मैंने जो फिर वही पुत्र को दूंगा। वाह। यशो हुई आवाक जरा भी नहीं था उसको भान, और पुत्र को भी संन्यास्त मार्ग का गौतम देंगे ज्ञान। ये गौतम बुद्ध उसे भी सन्यासी मार्ग का ज्ञान देंगे। चेतन हुई यशो फिर बोली, ये चेतन हुई यशो फिर बोली, हे प्रभु एक काम की जय, और सत्य के इसी मार्ग की दीक्षा स्वामी मुझको भी दीजिए। स्वामी मुझको भी दीजिए। देखिए अमन जी, इसमें आपका जो कथानक तो बड़ा प्राचीन है, लेकिन जो बड़े मौलिक प्रश्न आपने उठाए हैं वो अपने आप में इसकी कविता की विशेषता है। अच्छा ये बताएं कि जब आप अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं ऑफिस कार्यों में, तो लेखन के लिए समय कैसे निकालते हैं और कब निकालते हैं? देखिए आदमी कितना भी बिजी हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो उसकी हॉबी है, जो एक इच्छा शक्ति है, अगर तो उस समय निकाल ही लेता है, कहीं ना कहीं निकाल ही लेगा। जिसके जैसे हमारे यहाँ में देखते हैं कि जिसको खेलने का शौक है, जिम जाने का शौक है, तो कहीं ना कहीं से समय निकालता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप समय निकाल ही लेंगे। मैं अक्सर जो लिखने का सबसे ज्यादा समय मिलता है जब हम किसी टूर में जाते हैं, जब यात्रा के दौरान बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे किसी विषय पर कविता लिखनी है, उपन्यास लिखनी है, कुछ और लिखना है, ये कैसे तय करते हैं आप? देखिए हर एक का प्लॉट अलग अलग है। ऊपर से भले वो एक लगे इस कविता, इसे कहानी उपन्यास, ऊपर से भले लोगों को लगे कि उपन्यास कहानी का बड़ा रूप है, लेकिन ऐसा है नहीं। दोनों बहुत अंतर है, फर्क, जमीन आसमान का अंतर है। और वो शुरुआत में तय हो जाता है कि कहानी लिखनी है हमको या उपन्यास लिखना है, पहले तय होता है ये चीज। अच्छा, और हमारे श्रोताओं के लिए क्या सुनाएंगे आज आप? अब एक कविता और सुना सकते हैं। स्वागत है। हाँ, एक ये कविता लिखी गई थी जी कि जैसे ना अभी भी, अब जैसे हम जब यहाँ पर ऑफिसर बन के आ गए तो बड़े बड़े घर मिलते हैं, सब मिलते हैं, लेकिन जहाँ पर आदमी ने अपना बचपन गुजारा होता है उस घर की याद कभी नहीं भूलता। वो कभी नहीं भूलता दृश्य, उसे कभी भूलना भी नहीं चाहिए। तो उसी पर ये कविता है, उसी दृश्य को ध्यान में रखते हुए कि घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर सारे शहर में धाक जमी है, और बनी हवेली सतखंडों की, अब पैसे की कौन कमी है। क्या बात है। लाख यहाँ पर चकाचौंध हो, फिर भी सच है यार मगर, सपनों में आता है अब भी वही पुराना अपना घर। वाह वाह वाह, जिसमें हमने अपने बचपन गुजारा, वो कभी नहीं भूल सकता। बहुत बढ़िया। वो घर जिसमें बैठ जमी पर, वो घर जिसमें बैठ जमी पर, हमने चांद सितारे तोड़े, तूफानी सागर से गुजरे, हमने पेज फलक के मोड़े। वाह। जिसकी छत पर टहल टहल कर, जिसकी छत पर टहल टहल कर, सामे कितनी दफा गुजारी, माने काली राई मिर्च से कितनी बारी नजर उतारी। यादों की कश्ती में चढ़कर, यादों की कश्ती में चढ़कर, जाते हैं जब पार उतर, सपनों में आता है अब भी वही पुराना अपना घर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि रूठ जाता बच्चा, तो जैसे सबसे अंधेरा किनारे वाला कमरा होता है वहां पर हम जाके लेट जाते थे। मामा भवन, वो घर जिसके कोप भवन में, वो घर जिसके कोप भवन में, सुख दुख सारे साझा करके, खुद से खुद का वादा करके, बोझिल आंख में आंसू भर के, क्या क्या तो कसमें खाई थी, कितने तो वादे टूटे थे, वो घर जिसकी छत में चढ़कर कितने कनकौए लूटे। क्या बात है, क्या बात है। इन टीने को घुमा घुमा कर हमने देखे चित्रहार थे, और अलसाई आंखों में चंचल, अनगिन तो सपने सवार थे, अनगिन तो सपने सवार थे, और जिसके आंगन के गुलमोहर पर चिड़ियों का रहा बसेरा, जिसके आंगन के गुलमोहर पर चिड़ियों का रहा बसेरा, भरी दोपहरी लंगड़ी खेले, आंख में चोली करे सवेरा। वाह वाह वाह। उस घर से बाहर आकर के जीवन बस है एक सफर, सपनों में आता है अब भी वही पुराना अपना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर चित्र में आता है अब भी वही पुराना अपना घर। देखिए इस कविता की एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगी, वैसे तो पूरी कविता ही बहुत सुंदर है, कि उस घर से निकलकर बाकी सब सफर है। वही मूल था और वो हमेशा मूल में रहता भी है, कभी भूल नहीं सकते हैं, वो कभी भूल नहीं सकते, भुलाया नहीं जा सकता जी। और जब भी हम अपने पुत्रों को देखते हैं, संतान को देखते हैं, तो फिर से वो बचपन याद आता है, वही बचपन याद आता है, उसी में जीने। और अमन जी मन कर रहा
आपसे बहुत कुछ सुने, लेकिन घड़ी की सीमा है, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि ये समय पूरा हो रहा है। आप आए, आपने अपने बारे में बताया, कविताएं सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।